बड़ी जानकारी मिल रही है दर्शकों को। चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बीजेपी उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट सामने आई है। अंबाला कैंट से अनिल विज चुनाव लड़ सकते हैं। लोहारू से जेपी दलाल को टिकट दे सकते हैं। तोशाम से श्रुति चौधरी को भी टिकट मिल सकता है, ये संभावनाएं। वल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा का नाम हो सकता है। महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा का नाम हो सकता है। ये संभावित लिस्ट है, क्योंकि लगातार इस लिस्ट पर जो है वो बीजेपी चिंतन मंथन कर रही है। गौरव हमारे साथ बने हुए थानेश्वर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। थानेश्वर, ये संभावित नाम हरियाणा को लेकर के, अनिल विज को लेकर के संभावनाएं पहले भी बन रही थी। अंबाला कैंट से अब चर्चा हो रही है। क्या कुछ कौन कौन से बड़े नाम इसमें नजर आ रहे हैं? देखिए, अनिल विज के जहां तक आपने जिक्र किया, पहले भी अनिल विज के नाम पर जिक्र हो रहा था। तो अब जब बैठक हुई थी तो अनिल विज के साथ एक किसी और का नाम पैनल में आया था, तो अनिल विज ने उस समय भी अब इस पे काफी नाराजगी जाहिर की थी कि मैं इतना पुराना विधायक हूं और मेरे साथ पैदल दूसरा नाम कैसे आप लोगों ने यहाँ पर सोचने को आए। तो उसी समय चंडीगढ़ में जो बैठक हुई थी या गुड़गांव में बैठक हुई थी, उसी समय अनिल विज का नाम फाइनल हो गया था। जहां तक लोहारू से जेपी दलाल जो मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री है, पंचकुला से कुलभूषण गोयल हो सकती है, तोशाम से श्रुति चौधरी, चूंकि तोशाम एक हॉट सीट मानी जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल की विरासत है, वहां पे किरण चौधरी वहां से चुनाव लड़ती रही है। किरण चौधरी चूंकि अब राज्यसभा में जा चुकी हैं, तो अब उनकी बेटी वहां से चुनाव लड़ सकती है। तो हो सकता है कि कांग्रेस की सीट से अनिरुद्ध चौधरी जो उनका चचेरा भाई है, वो भी बहन भाई यहाँ पर भी आमने सामने हो सकते हैं। भवानी खेड़ा से विशंबर वाल्मीकि को टिकट मिलने की संभावना है। आदमपुर से भव्य बिश्नोई जो कि भजन लाल परिवार की विरासत संभाल रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, उनको टिकट मिल सकती है। पलवल से दीपक मंगला हो गए। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको भी टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। फरीदाबाद से विपुल गोयल, लास्ट समय में विपुल गोयल को टिकट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार विपुल गोयल को टिकट मिलने की पूरी संभावना है। सोहना से डॉक्टर संजय सिंह, महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा का नाम बीजेपी में बहुत ही वयोवृद्ध नेताओं में लिया जाता है। क्या कहा जाता है कि अगर जिस समय बीजेपी का हरियाणा में कोई नाम लेने वाला नहीं था, तब बीजेपी की नाम लेने वाले रामविलास शर्मा थे, तो इसलिए रामविलास शर्मा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि उम्र के लिहाज से उनकी टिकट पहले जानकारी में आया था कि कट सकती है, लेकिन फिर अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि उनकी टिकट फाइनल हो गई है। चीन से कृष्ण बिट्टा का नाम सामने आ रहा है और कैथल से लीलाराम गुज्जर का नाम सामने आ रहा है। जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर जो मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। थानेसर से सुभाष सुधा मौजूदा समय में मंत्री हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, कोटली से आरती राव इंद्रजीत जी की बेटी है और राव इंद्रजीत काफी समय से अपनी बेटी के लिए टिकट की डिमांड कर रहे थे। इस बार बीजेपी ने जो उम्मीद लगाई जा रही है कि बीजेपी उनकी बेटी को टिकट देगी। बादली से ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं हरियाणा से, मौजूदा समय में सचिव हैं नेशनल बीजेपी के अंदर। और नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु, टोहाना से देवेंद्र बबली जो कुछ ही दिन पहले जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको टिकट मिलने की संभावना है। क्योंकि देवेंद्र बबली के बारे में एक बात कही जाती है कि पहले उन्होंने कांग्रेस से टिकट की डिमांड की थी। इसी डिमांड को लेकर उन्होंने सैलजा का लोकसभा चुनाव में साथ दिया था और जो टोहाना विधानसभा क्षेत्र थी, वहां से सैलजा को काफी अच्छी लीड भी मिली थी। लेकिन जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया तो वो बीजेपी की तरफ आए हैं। तो देवेंद्र बबली के बारे में साफ बात है कि देवेंद्र बबली जब तक कंफर्म नहीं होते टिकट मिलने के लिए, वो पार्टी ज्वाइन नहीं करते। तो जब देवेंद्र बबली ने पार्टी ज्वाइन की है तो साफ हो गया कि उन्हें कहीं ना कहीं टिकट मिल सकती है। दादरी से सुनील सांगवान जेल अधीक्षक थे। कुछ दिन पहले उन्होंने जेल अधीक्षक के पद से त्याग पत्र देके अपूर्व मंत्री के बेटे हैं, वो अभी पार्टी ज्वाइन की है। साफ छवि के नेता हैं, पूरे जिले में उनके छवि बिल्कुल साफ है, कोई उनके खिलाफ कुछ बोलने कोई ऐसी उन पर दाग नहीं है, इसलिए उनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है। अंबाला शहर से शक्ति रानी शर्मा मौजूदा समय में मेयर है और विनोद शर्मा जो ब्राह्मणों के अंदर एक बड़े नेता के रूप में है और उनकी अपनी पार्टी भी बना रखी है, उनकी पत्नी है। शक्ति रानी शर्मा का बीजेपी में शामिल होना साफ है कि यहाँ से असीम गोयल की टिकट कट रही है, क्योंकि मौजूदा समय में जो अंबाला सिटी से हैं, असीम गोयल वहां से हैं और मौजूदा सरकार के अंदर मंत्री भी हैं। शक्ति रानी शर्मा चूंकि आज जेपी नड्डा से भी दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई है, उनके बेटे कार्तिक शर्मा जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी साथ में थे। आला नेताओं से मुलाकात करना और ये सब होना, इससे साफ हो रहा है कि शक्ति शर्मा चूंकि एक डिसाइडिंग फैक्टर में रहते हैं विनोद शर्मा परिवार, तो डिसाइडिंग फैक्टर में रहकर उसको वहां से टिकट मिलने की पूरी संभावना है। और जुलाना से रामकुमार गौतम को टिकट दे सकते। रामकुमार गौतम नारनौल से इलेक्शन लड़ते थे। दादा रामकुमार गौतम एक ब्राह्मण नेता हैं और ब्राह्मणों में बहुत बड़ा नाम है उनका। जेजेपी में वो शामिल थे। जेजेपी से जब सत्ता में आई थी तो 3 महीने बाद ही वो दुष्यंत चौटाला से नाराज हो गए। तो 5 साल तक लगातार दुष्यंत चौटाला की चाहे विधानसभा के अंदर हो बाहर हो, नाक पे दम करके रखा था इन्होंने और हर मोर्चे पर दुष्यंत चौटाला को वो गिराने का काम करते थे। तो हो सकता है कि चूंकि नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु वहां से चुनाव लड़ते हैं, उनकी टिकट ना काट के दादा गौतम को जो है जुलाना भी शिफ्ट किया जा सकता है।
और रतिया से सुनीता दुग्गल ने लास्ट जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी रतिया से चुनाव लड़ा था। लास्ट जो चुनाव था वो पहले लड़ा था, लेकिन वो कुछ वोटों से हार गई थी और उसके बाद वो सिरसा से सांसद के चुनाव लड़ी और वो जीत के सांसद बन गई। ठीक है थानेश्वर। गौरव हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। गौरव, ऐसा लग रहा है कि कुल मिलाकर के जो जातीय समीकरण है वो भी फिट करने की कोशिश यहाँ पर की गई है, और बीजेपी क्या किसी भी पार्टी के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है जातीय समीकरण को फिट करना। तो ये जो संभावित लिस्ट नजर आ रही है उसमें क्या मेन फोकस है और अंदर खाने समय और डिस्कशन क्या? देखिए, फिलहाल जो बैठक है अभी भी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय में जारी है और जानकारी ये मिल रही है कि दरअसल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनको दिल्ली पहुंचना था, लेकिन इस बीच खबर आई कि खराब मौसम के कारण वो उधर नहीं पहुंच पाए राजधानी दिल्ली, लेकिन तकरीबन देर रात उनके दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी ये भी है कि जो पहली लिस्ट आनी है बीजेपी की उसमें तकरीबन 70 नामों पर जो बातचीत है वो फाइनल हो चुका है। और अगर सरकार के अंदर की मैं बात करूं तो जो जानकारी मिल पा रही है तकरीबन इस पूरी लिस्ट में 7 ऐसे मंत्री हैं जिनके नामों पर तलवार लटक रही है, यानी कि उनका टिकट कट सकता है, जिसमें मंत्री कंवल पाल गुर्जर का भी नाम निकल करके आ रहा है। इसके अलावा कमल गुप्ता, बनवारी लाल बावल, संजय सिंह सोहाना से, विशंभर वाल्मीकि खेड़ा से, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनके नाम इस बार संभावित हैं कि इस बार टिकट में यानी कि नाम इनके कट सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरा प्रकरण है, तमाम ऐसे नामों को लेकर के भी आज कई राउंड की बातचीत हुई है। इसके अलावा हरियाणा भवन की मैं बात करूं, दिल्ली में कुछ नेता तकरीबन 2 दिनों से यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं और लगातार वो केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय कार्यालय के संपर्क में हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में सुबह शाम 6 बजे से जो बैठक का दौर शुरू हुआ और अभी तक लगातार ये मैराथन बैठक चल रही है। उम्मीद और संभावना यही जताई जा रही है कि आज भी तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के चर्चा की जा रही है और संभवतः आज देर रात जो पहली लिस्ट है, खास करके जो संभावित 70 नामों की हम बात कर रहे हैं, 70 विधानसभा क्षेत्रों की, आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी वक्त जो है वो जारी कर सकती है। अच्छा गौरव, जैसे कि हमने बात किया कि जातीय समीकरण को लेकर के भी बीजेपी को बिल्कुल वहां पर फिट बैठाना है, लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी चुनौती है वो आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के लिए हो सकती है। हमने गुजरात में देखा था जब विधानसभा चुनाव था, वहां भी आम आदमी पार्टी पहली बार संभवतः वहां चुनाव लड़ रही थी और 4 सीटें उन्हें मिल गई। अब जब आम आदमी पार्टी हरियाणा में उतरती है और मान लीजिए कि कांग्रेस के बिना उतरती है तो भी बीजेपी के लिए चुनौती है, और अगर कांग्रेस के साथ भी उतरे तो भी वोट कटवा वो साबित हो सकती है दोनों ही पार्टी के लिए। तो फिर उन चुनौतियों से लड़ने के लिए बीजेपी क्या कर सकती है, क्योंकि उन्हें संभावनाओं के तौर पे भी ऐसे प्रत्याशी को उठाना पड़ेगा या फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो उनके लिए वोट कटवा होने के बावजूद उनके लिए वो फेवरेबल रहे। तो उसको लेकर के क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए, लगातार खास करके सीट टू सीट अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे किए गए तमाम सीटों पर तमाम उम्मीदवारों के नामों पर जो चर्चा है वो सीट टू सीट किया गया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, हालांकि बहुत अच्छा वहाँ पर प्रदर्शन नहीं कहा जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिहाज से उन्होंने काफ़ी मात्रा में बीजेपी के वोट में सेंधमारी की थी। और आप देखिए कि जो अगर हम हरियाणा के समीकरण की बात करें, ऐसा आम आदमी पार्टी खुद बार बार दावा करती है कि हरियाणा में वो अच्छा करके आएंगे, हरियाणा में वो काफी बेहतर करेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ अगर मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं आज भी वो इस बात को कहते हैं कि उनको नुकसान नहीं सहना पड़ता है, बल्कि वो कांग्रेस का नुकसान आम आदमी पार्टी करके चली जाती है। लेकिन यहां पर जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, सीट टू सीट जिस तरीके से बातचीत की गई है, इस बार हरियाणा में बहुत ज्यादा जातिगत समीकरण को साध करके फैसले नहीं लिए गए हैं। और आप देखिएगा जब पहली लिस्ट आएगी उसमें भी ये इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। बीच में इस तरीके की भी चर्चा हुई और आप उसको इस तरीके से भी आप समझने का प्रयास करें कि इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव की लिस्ट अभी बीजेपी ने भी जारी नहीं किया, कांग्रेस ने भी आज बैठक किया है, कांग्रेस ने भी इस बात को कहा है कि आज वो लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का इंतजार भी ऐसे राजनीतिक युद्ध में एक दूसरे की ये पार्टियां करती हैं और कहीं ना कहीं सीट टू सीट उसकी
उसके बाद समीकरण भी चेंज किए जाते हैं मौके पे। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो बहुत स्पष्ट तौर पर तैयार है। और आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, चाहे वो किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो या फिर ना हो। वहां जी। पर तमाम सभाएं होती रहती हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं पर रैलियां होते रहती हैं, प्रधानमंत्री का दौरा होते रहता है, जो प्रभारी मंत्री हैं वो आपको निरीक्षण करते दिखते हैं। तो इस बार हरियाणा को लेकर के बहुत ज्यादा जातिगत समीकरण को हम नहीं कह सकते हैं कि साथ के चलेंगे, लेकिन टिकट वितरण में उस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिस सीट पर जिसका वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं उसको देखा जाए और आने वाले दिनों में उस पर किस तरीके का फायदा ठीक है चुनाव में गौरव, और मिलेगा, हालांकि ये भी ये जो तमाम पहले ही ये पार्टी चीजें जो है खास वर्चस्व करके की हम अगर आप बात दूसरी करें अगर तो हम इन देखें तमाम पार्टियों को रखना भी पड़ेगा। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। और थानेश्वर, आपका भी बहुत शुक्रिया।